स्वागत है आप सभी का फ्यूचर पीसीएस में। मैपिंग की क्लास 9 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया का प्राकृतिक मानचित्र पढ़ेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया के पर्वत, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, झीलें इत्यादि पढ़ेंगे। ये सीरीज यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ना है, तो क्या क्या चीज़ें पहले पढ़ेंगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, वैसे तो इसका नाम ओशनिया महाद्वीप है, जिसका पार्ट एक ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ही कह देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पहले वाटर बॉडी पढ़नी है, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया कहाँ किससे घिरा हुआ है, फिर इसके समीपस्थ सागरों को पढ़ना है, ठीक है, खाड़ियों को पढ़ना है। इसके बाद पर्वत पे आएंगे, पठार पे आएंगे, और यहाँ ढेर सारे मरुस्थल है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड द्वीप है, ठीक है। फिर और कई छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे पॉलिनेशिया है, मैक्रोनेशिया है, मेलानेशिया है, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे, ठीक है, और जलवायु पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें क्रम से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वाटर बॉडी, खाड़ियाँ, सागर, इससे शुरू करेंगे। तो अगर महासागरों की बात करें, तो जो हम लोग ये टॉरस जल संधि देख रहे हैं, या पापुआ न्यू गिनी जो देख रहे हैं, तो ये केपियार्क प्रायद्वीप और ये पापुआ न्यू गिनी, ये जो है ना, ये एक तरह से बॉर्डर क्रिएट करते हैं ऐसे। ये इसके इधर प्रशांत लगता है, ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक है। और इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, और इसके पश्चिम में हिंद महासागर लगता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ डिवीजन, ठीक है। फिर अब इससे कंफर्म हो गया कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य के और उधर से प्रशांत महासागर पूर्वी भाग में लगता है, तथा उत्तर और पश्चिम भाग में हिंद महासागर लगता है, जबकि दक्षिणी भाग में दक्षिणी महासागर लगता है। इसको दक्षिणी महासागर, या जो इसको अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं, वैसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये 3 महासागरों से टच कर रहा है। कहाँ कहाँ किससे कर रहा है, तो ये पूर्व में प्रशांत महासागर से कर रहा है, केपियार्क प्रायद्वीप से लेके तस्मानिया तक, मतलब यहाँ तस्मान सागर तक, ये वाला हिस्सा ये प्रशांत महासागर का है। और इसके बाद इधर के तस्मानिया से लेके आपके यहाँ तक दक्षिणी महासागर तक टच कर रहा है, ये पूरा पार्ट, ठीक है। इसके बाद पश्चिम में एक इससे टच कर रहा है, तो पश्चिम में ये हिंद महासागर से टच कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गए महासागर। फिर अगर हम लोग सागरों पे चले इसके बाद, तो हम लोग पहले प्रशांत महासागर से नहीं, हिंद महासागर से एंटी क्लॉकवाइज अगर चले, तो सबसे पहले हमको मिलता है कारपेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है। कारपेंट्रिया की खाड़ी से अगर हम लोग को वापस इधर जाना है, जिसको हम लोग इधर कहते हैं कोरल सी, ठीक है, ये उधर लिखा हुआ है, फिर से लिख देते हैं, ये है कोरल सी, ठीक है, जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो अगर हम लोग को कारपेंट्रिया की खाड़ी से कोरल सी जाना है, तो हम लोग को टॉरस जल संधि पार करनी पड़ेगी। तो पहली जल संधि जो हम लोगों ने पढ़ी वो कौन सी है, टॉरस जल संधि है। ये किसको किसको जोड़ती है, ये कारपेंट्रिया की खाड़ी को कोरल सी से जोड़ती है, जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ठीक है। तो ये 2 महासागरों को भी जोड़ती है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है टॉरस जल संधि, ठीक। इसके बाद कारपेंट्रिया की खाड़ी से हम लोग आते हैं अराफुरा सागर में, ठीक है, ये हिंद महासागर का हिस्सा है। अराफुरा सागर किससे घिरा हुआ है, तो ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर जो ये गिनी है, ठीक है। अब इसको गिनी द्वीप कह लेते हैं, ठीक। इस पे 2 देश हैं, एक तो इंडोनेशिया है इस वाले पार्ट पे, जो कि एशिया का हिस्सा है, ठीक। और ये वाला जो हिस्सा है, इस पे पापुआ न्यू गिनी देश है, जो ओशनिया का हिस्सा है, ठीक है। तो ये ऐसा द्वीप है जिसपे 2 महाद्वीपों के 2 अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। तो अराफुरा सागर गिनी द्वीप और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, ठीक है। हम लोग इस द्वीपों को एक शॉर्ट्स में पढ़े भी थे कि गिनी द्वीप एक वृहद द्वीप है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो अराफुरा सागर के बाद हम लोग पश्चिम में चले जाएं, तो अगला सागर हमको मिलता है तिमोर सागर, ठीक है। तिमोर सागर भी पश्चिमी और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। तो ये हम लोग अराफुरा सागर, तिमोर सागर, तो हिंद महासागर में घूमते हुए नीचे की तरफ आते हैं, तो हम लोग को मिलती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक खाड़ी, जिसका नाम है शार्क की खाड़ी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका नाम याद रखिएगा, छोटी खाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद हम लोग नीचे चले आते हैं, हम लोग को मिलता है दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर, या दक्षिणी महासागर जिसको हम लोग कह रहे हैं। यहाँ एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, इसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन प्रवाह, ठीक है।
इसके बाद दक्षिणी महासागर के थ्रू, अब देखिए ये जो न्यूजीलैंड है ना, इसकी यहाँ लोकेशन है नहीं, इसलिए हम लोग इसको पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग अभी इसको पढ़ रहे हैं, इसको हम लोगों ने बनाया हुआ है खाली। ये है असल में दक्षिण पूर्व की तरफ ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं दक्षिण महासागर के हिस्से में, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में आते हैं। इसके सम्मुख अब देखिए क्या लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर खाड़ी से क्वेश्चन बनेगा तो आसपास लगी हुई चीज़ें भी पूछी जाएंगी, ठीक है। तो नल्लाबार का मैदान जो है उससे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट लगा हुआ है, ठीक। इसके बाद लगातार 3 यहाँ पे खाड़ियाँ हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ देखिए पहली खाड़ी जो है उसका नाम है स्पेंसर की खाड़ी, फिर है सेंट विंसेंट की खाड़ी, फिर है एनकाउंटर की खाड़ी, ठीक है। एनकाउंटर की खाड़ी में ही मरे डार्लिंग नाम के नदी तंत्र आके गिरता है, ठीक है। तो ये क्रम से खाड़ियाँ हैं। यहाँ एक जलसंधि भी है, इसको देखना इंपॉर्टेंट है। ये जलसंधि है इन्वेस्टिगेटर जलसंधि, ठीक है। ये किसको अलग करती है, तो ये कंगारू आइलैंड को मेन ऑस्ट्रेलियन आइलैंड से अलग करती है, ठीक है, मेन ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, ठीक। और सेंट विंसेंट की खाड़ी को ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ देती है, ठीक। तो ये एक्चुअली में यहाँ पे है, ठीक। आगे चल हम लोग, ये तीनों का क्रम आप लोग याद रखिए, स्पेंसर की खाड़ी, सेंट विंसेंट की खाड़ी और एनकाउंटर की खाड़ी, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं बास स्ट्रेट पे, ठीक है। अब इधर देखिए, ये या तो आप समझिए कि ये ऑस्ट्रेलियन बाइट ही है, ठीक है, यहाँ तक, नहीं तो उससे बेहतर ये समझिए ये दक्षिणी महासागर है, ठीक है। दक्षिणी महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ कौन रहा है, तो ये जोड़ रहा है बास स्ट्रेट, ठीक है। बास स्ट्रेट दक्षिणी महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रहा है, और प्रशांत महासागर की किस वाटर बॉडी से जोड़ रहा है, तो ये है तस्मान सागर, ठीक है। अब इसके अलावा फ्लिंडर्स द्वीप एक यहाँ पड़ रहा है, ठीक है। देखिए छोटा सा द्वीप है ये, और तस्मानिया द्वीप, ये जो बड़ा वाला द्वीप है, इसके बीच में एक जल संधि, इसका नाम है बैंक स्ट्रेट, ठीक है। बैंक स्ट्रेट किसको अलग कर रहा है, तो फ्लिंडर्स द्वीप को तस्मानिया द्वीप से अलग कर रहा है। और ये भी किसको जोड़ रहा है, ये भी दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से जोड़ रहा है, ठीक है। तो बस स्टेट का नाम भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा न्यूजीलैंड वाले हिस्से पे। तो यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड जो ये तस्मान सागर है ना, यही तस्मान सागर यहाँ भी है, ठीक। तो ये देखिए तस्मान सागर, एक सेकेंड, तस्मान सागर न्यूजीलैंड के उत्तर भी है और पश्चिम भी है, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये विस्तृत है। तथा नीचे क्या है, तो नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर, या इसको कह लें प्रशांत का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा है। इतना बड़ा प्रशांत महासागर है कि इसके कई सारे हिस्से बना दिए गए हैं, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार तो पूछा था कि जो मरियाना ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर के किस हिस्से में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रसिद्ध जो है स्टेट है जल संधि, इसका नाम है कुक स्टेट। असल में खोजा भी था इन्होंने, जो कुक ने ही खोजा था इन दोनों को, ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड को, ठीक है। तो कुक स्टेट उन्हीं के नाम पे ये है, ठीक है। तो ये किसको किसको अलग करता है, तो ये न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करता है, और तस्मान सागर को दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसके अलावा एक और जल संधि है, उसको देखने से पहले उत्तरी द्वीप के पास एक खाड़ी है जिसका नाम है प्लेंटी की खाड़ी, ठीक है। प्लेंटी की खाड़ी देख लेते हैं। खाड़ियाँ कम हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर स्पेंसर और सेंट विंसेंट, फिर एनकाउंटर की खाड़ी देखा, और उधर शार्क की खाड़ी देखा, कारपेंट्रिया की खाड़ी ऊपर देखा, फिर यहाँ प्लेंटी की खाड़ी देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दक्षिणी द्वीप के नीचे एक छोटा सा द्वीप है, इसका नाम है स्टीवर्ट द्वीप, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे स्टीवर्ट द्वीप जो है ये दक्षिणी द्वीप से एक जलसंध से अलग होता है। उस जलसंध का नाम है फोवा स्ट्रेट, ठीक है, या इसी को फोवियास्क भी कह देते हैं, ठीक है, फोवियास स्ट्रेट। तो एक बार और हम लोग रिपीट करेंगे हमारी जल संधियाँ और स्टेट, ठीक है। अब की उल्टा रिपीट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले थे यहाँ पे कारपेंट्रिया की खाड़ी थे, कारपेंट्रिया की खाड़ी से टॉरस जल संधि से हम लोग कोरल सी में आ गए, फिर कोरल सी के सहारे हम लोग नीचे आ जाते हैं तो हम लोग तस्मान सागर में आते हैं जो कि प्रशांत का ही हिस्सा है। अब तस्मान सागर से दक्षिणी महासागर आने के लिए या तो बास स्ट्रेट पास करें या तो बैंक स्ट्रेट पास करें। बास और बैंक स्ट्रेट के बीच में जो द्वीप है उस द्वीप को फ्लिंडर्स द्वीप हम लोग कह रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चले आगे तो हम लोग पहुंचते हैं 3 खाड़ियों के क्रम में। उन 3 खाड़ियों में एनकाउंटर की खाड़ी है, सेंट विंसेंट की खाड़ी है और फिर स्पेंसर की खाड़ी है। यहाँ पे एक जलसंधि मिली,
इन्वेस्टिगेटर जल संधि जो कंगारू आइलैंड को मेन ऑस्ट्रेलियन से अलग करती है। फिर हम लोग को एक मिलता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट एक बड़ा सागर है जो नलाबार के मैदान के नीचे है, ठीक है। फिर हम लोग दक्षिणी महासागर में विचरण करते हुए पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन प्रवाह के सहारे शार्क की खाड़ी पहुंच जाते हैं। अब हम लोग आ गए हैं हिंद महासागर में। शार्क की खाड़ी से हम लोग हिंद महासागर होते हुए टिमोर सी पहुंचते हैं। टिमोर सी के बाद हम लोग एक छोटी सी खाड़ी जो हम लोग मिस कर दिए हैं वो यहाँ पे देखिए जोसेफ बोनापार्टा की खाड़ी है, ठीक है। ये उत्तरी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में एकदम ज्वाइंटर पे स्थित है, ठीक है, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अराफुरा सागर में। अराफुरा सागर के बाद कारपेंट्रिया की खाड़ी वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सागर और जल संधियाँ, ठीक। एक छोटी सी खाड़ी और है जो गिनी द्वीप के नीचे स्थित है, देश के नाम पे ही है, पापुआ की खाड़ी, ठीक है। तो 2 खाड़ी जो हम लोगों ने मिस की थी वो हमने रिपीट कर ली है, ठीक है। हालांकि इतना खाड़ियों से क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन ये जो तीनों खाड़ियाँ हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जल संधियाँ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग चलेंगे पर्वतों पर। पर्वतों को अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखनी है। ये मतलब ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे बड़ा पर्वत भ्रंसोस पर्वत है, मतलब ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। बाकी जितने भी हम लोगों ने अभी तक देखे हैं महाद्वीप देखे हैं, वहाँ पे जो सबसे बड़े पर्वत है ना, चाहे यूरोप का आल्प्स हो, चाहे दक्षिण अमेरिका में इंडीज हो, चाहे उत्तरी अमेरिका में रॉकी हो, वो सारे क्या थे, वो सारे वलित पर्वत थे, नवीन वलित पर्वत थे। लेकिन यहाँ पे ये एक ब्रह्मोस पर्वत है, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन है। क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप ये फैक्ट एकदम मिस कर दोगे, क्योंकि ये पर्वत दिखता नहीं है ऐसा, क्योंकि जो ब्लॉक माउंटेन ज़्यादातर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन ये एक बड़ा मतलब लगभग 22 से 2400 किलोमीटर लंबा एक पर्वत है, ठीक है। इसलिए इसके ब्लॉक माउंटेन होने के ध्यान बहुत कम रहते हैं, ठीक है। इसका विस्तार देखें तो इसका विस्तार अभी देखिए बनाए गए रूप में तो ये यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन असली में ये लगभग यहाँ से शुरू होता है केपियार प्रायद्वीप से, और ये फिर विस्तृत होते हुए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तस्मानिया द्वीप तक आ जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अपने सीमा तक आ जाता है, ठीक। तो एक चीज़ जानी हम लोगों ने कि ये लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास का पर्वत है, एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। अब इसका एक हिस्सा जो है वो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स या ब्लू आल्प्स कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे यूकेलिप्टस के बीजों के गिरने की वजह से ये चांदनी में, चंद्रमा की रोशनी में नीला दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिए हैं लोग, ब्लू आल्प्स रख दिए हैं, ठीक है। इस सबसे ऊंची चोटी इसकी जो है माउंट कोसियास्को है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। मतलब 4 महाद्वीपों के अलग अलग पर्वतों का नाम और उनकी सबसे ऊंची चोटी देख के क्वेश्चन पूछ लिया करता है, ठीक है। इसके अलावा ये इसका विस्तार किस किस प्रांतों में है, तो ये देखिए, ये जो छोटा वाला प्रांत है न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, क्वींसलैंड है, इन सब प्रांतों में इसका विस्तार है, ठीक है। तो जब हम लोग पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को पता चलेगा कि ये देखिए, अभी देख ही लेते हैं एक बार, देखिए ये जो प्रांत है ऊपर वाला, ये प्रांत है क्वींसलैंड, ठीक है, ये है न्यू साउथ वेल्स, फिर है ये विक्टोरिया। तो इन्हीं तीनों प्रांत में उसका विस्तार है, ठीक है। इसके अलावा सिंपल है, इसके बाद जो है ना दिशाओं के नाम पे ही, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। जो ईस्ट वाला है, जिसको ईस्ट ऑस्ट्रेलिया कहना चाहिए हम लोग को, वो 3 पार्ट में, सबसे ऊपर वाला क्वीन है, फिर न्यू साउथ वेल्स है, फिर विक्टोरिया है, ठीक है। तो ये ऐसा था कि पॉलिटिकल का यूज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया तीनों प्रांत में विस्तृत है, ठीक है। आगे अगर इसके बारे में देखें तो ये वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये क्या है, जल विभाजक का काम करता है। जल विभाजक क्या होता है, जिसके एक तरफ वो मानसूनी वर्षा को रोक लेता है, ठीक, और दूसरी तरफ ये नदियों के प्रवाह को भी गति देता है। जैसे यहाँ पे जो मरे डार्लिंग तंत्र है, ये देखिए, ये जो नदियाँ निकलती हैं ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं। अब इसके इस तरफ और इसके इस तरफ दो अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। इधर से जो मानसूनी पवनें आती हैं इसको ये रोक के वर्षा करा देता है। तो ये एक वृहद पट्टी के रूप में, जैसे भारत में जो पश्चिमी घाट है उसी तरह का काम यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इसके बारे में। और अगर इसके बारे में जाने तो ये खनिज, जल विद्युत तथा लकड़ी के संसाधनों का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में जानी। यही सबसे बड़ा पर्वत भी है। इसके अलावा छोटे छोटे कई सारे पर्वत हैं जिनको हमको देखना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे देखिए छोटा सा पर्वत है, तो इस पर्वत का नाम है फ्लिंडर्स श्रेणी, जो कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है, ठीक है। तो इसको देखते हैं।
तो ये लगभग सेंट विंसेंट की खाड़ी के समानांतर विस्तृत है, ठीक है। इसके बारे में ये जानना है कि ये भी क्या है, ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। ये भी एक क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है। इसके अलावा क्या है इसके बारे में, तो इसके बगल में ही, इसके नीचे के दक्षिण साइड ही एक शहर है जिसका नाम है पोर्ट अगस्टा। ये हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल में, बस इसकी लोकेशन बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दो चीज़ आप याद रखिए कि ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। इसके अलावा जो अगले पर्वत पे हम लोग चलें तो ये हम लोग को मिलता है ऊपर की तरफ, जिसका नाम है मसग्रेव रेंज और मैकडोनल्ड रेंज। मसग्रेव रेंज जो है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल के लिए एक बॉर्डर का काम करता है, ठीक है। तो देखिए जहाँ भी मरुस्थल के बगल में पर्वत है ना, तो वो एक तरह से अपने बगल वाले के लिए, मतलब अपने मरुस्थल के अपोजिट साइड के लिए एक आच्छादन का काम करता है, ठीक है। तो जो मसग्रेव रेंज है ना, वो जो मैकुम्बा घाटी है, जो मैकुम्बा नदी के लिए घाटी है, उसके लिए क्या काम करता है, उसके लिए एक कवर का काम करता है। तो यहाँ से आने वाली कोई हवा इस पार नहीं जाती, तो ये चीज़ है। इसके बाद सिम्सन मरुस्थल के ऊपर की तरफ एक रेंज है जिसका नाम है मैकडोनल्ड रेंज, ठीक है। अब देखिए क्या है ये इसका एक सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे पहले देख लेते हैं, तो ये माउंट झील है। ये प्राकृतिक गैस के लिए जानी जाती है, तो मैकडोनल्ड रेंज प्राकृतिक गैस के लिए जानी जाती है। यहाँ पे एक शहर भी है जो हम लोग पॉलिटिकल में पढ़ेंगे, उस शहर का नाम है एलिस स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ से प्राकृतिक गैस का उत्खनन किया जाता है, ठीक है। आगे चलें तो ये दो पर्वत यहाँ पे हो गए। इसके अलावा हम लोग अगर दक्षिणी हिस्से में चलें तो तीन पर्वत यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। पहले पर्वत का नाम है हर्षल, फिर है विक्टोरिया, फिर है डार्लिंग रेंज। अब देखिए यहाँ पे नदी भी है एक जिसका नाम है मरे डार्लिंग नदी तंत्र, यहाँ पे डार्लिंग रेंज नाम का एक पर्वत भी है, ठीक है। अब इस पर्वत के इस तरफ ये जो क्षेत्र है और इस तरफ देखिए, अब ये ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दिख यहाँ रहा है, लेकिन इसका विस्तार ऐसे नीचे तक विस्तृत है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी पवनें चलेंगी वो क्या होंगी, वो गर्म होंगी, शुष्क होंगी, धूल से युक्त होंगी, धूल युक्त होंगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी क्या रहने लायक स्थान नहीं है, ये रहने के लिए अनुपयोगी स्थान है, ठीक है। जलवायु कैसी होगी, जलवायु शुष्क होगी, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का कृषि, किसी तरह की अन्य गतिविधियाँ मुश्किल है। लेकिन ये जो पर्वत है डार्लिंग रेंज, इसकी वजह से क्या होता है, ये इस वाले क्षेत्र में एक अलग तरह की जलवायु पैदा होती है, इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है। देखिए तो इसी जगह पे एक शहर स्थित है, इसका नाम है, शहर का नाम है पर्थ, ठीक है। तो इसका आप लोग अगर आप लोग मतलब वो करें, एक बार ध्यान दें, तो हम लोगों ने जब दक्षिणी अमेरिका पढ़ा था, तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, तो अफ्रीका जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अफ्रीका ऐसे था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एटलस पर्वत है। तो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे देश है मोरक्को, इस मोरक्को देश में एटलस पर्वत क्या करता है, सहारा से आने वाली पवनों को रोक देता है, जिससे जो इधर के मोरक्को के उत्तर पश्चिमी वाले हिस्से हैं, यहाँ पे जलवायु अच्छी रहती है। और किस जलवायु का विकास होता है, तो ये यहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही स्थित शहर था रबात। उसी तरह का कुछ कंडीशन यहाँ भी पैदा होता है कि जैसे यहाँ पे सहारा था, वैसे यहाँ पे ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है, जैसे यहाँ पे एटलस पर्वत था, वैसे यहाँ डार्लिंग रेंज है, और जैसे यहाँ रबात शहर था, उसी तरह यहाँ पे पर्थ शहर है। सोचिए दो जगह की कंडीशन, केवल स्थान चेंज हुआ है, लेकिन एक ही जैसी परिस्थितियाँ उपलब्ध करा रही हैं, ठीक है। तो हम लोग ये तीन देख लिए पर्वतों के नाम। इंपॉर्टेंट, जो पर्वत ज़्यादा उपयोगी उसका नाम इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही, पश्चिमी हिस्से में ही एक पर्वत है जिसका नाम है हैमरसिली रेंज, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इसके ऊपर हम लोग को पर्वत अभी नहीं मिलेगा, इसके बाद ये सब पठार हैं। एक और पर्वत हम लोग देख सकते हैं जिसका नाम है बेलन डनकेर, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए कि इसी के किनारे यहाँ पे एक स्थल है, इसका नाम है माउंट मॉर्गन। ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात खनन के लिए जाना जाता है, ठीक है। लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। अनेक छोटे छोटे ऐसे माउंटेन हैं जो कि मतलब उसके लिए जाने जाते हैं, मतलब किसी न किसी खनिज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग केपयाक प्रायद्वीप देखें अगर, तो केपयाक प्रायद्वीप जो है यहाँ तक अभी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही विस्तार था, ठीक है, लेकिन अवशिष्ट रूप में, मतलब कटे फटे रूप में, और यहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। ये अत्यंत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि केपयाक प्रायद्वीप से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। जब पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो हम लोग वो शहर भी देखेंगे जहाँ से इसका उत्खनन
किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को एक चीज़ और देखनी है, जो सागर और खाड़ी वाले का हिस्सा था। यहाँ से हम लोग अब इसको देख के इसके बाद हम लोग पठार पे चलेंगे। ठीक है, तो ये है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, खैर ग्रेट बैरियर रीफ को हम लोग उसमें भी पढ़ सकते थे, लेकिन देख लेते हैं। तो ये कोरल सी में विस्तृत दुनिया का सबसे बड़ा कोरल द्वीपों का का समूह है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्यों इतना महत्व दे रहे हैं, क्यों बार बार क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि लगभग मतलब 1000 किलोमीटर से ऊपर इसका विस्तार है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसका सिस्टम। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये, तथा इसको अंडर वाटर गार्डन भी कहा जाता है। अब देखिए क्या है इसके पीछे कि क्यों ये इतना जैव विविधता वाला क्षेत्र है। मतलब जो कोरल है ना, इनको इनकी संज्ञा जो है ना, भूमध्य सागरीय जो भूमध्य रेखीय वन जो है, वर्षा वन है, सदाबहार वन है, उनसे भी ज़्यादा विविधता वाला माना जाता है। क्या है, शैवाल प्रवालों के ऊपर सहजीवन करते हैं और इससे कीटों, जीव और मछलियों का संकेंद्रण वहाँ होता है। जैसे देखिए ये हो गए प्रवाल नामक जीव, अब ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रम बनाते हुए चले जाते हैं। अब इनके बीच में क्या होता है, छिद्र होता है। ठीक है, ये छिद्र होता है और इनके ऊपर शैवाल का विस्तार हो जाता है। ठीक, अब शैवाल को ये एक बेस प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं, और शैवाल बदले में इनको भोजन प्रदान करते हैं। अब इनके सहजीवन के बाद ये जो स्पेस बचता है ना, इसमें कीट रहते हैं। ठीक, इनमें मछलियाँ रहती हैं, तो उनके लिए ये आवास का काम करता है। ठीक है, एक घर का काम करता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम मिलके एक वृहद जैव विविधता क्षेत्र बनाता है, जिसकी उत्पादकता वर्षा वनों के समकक्ष हो जाती है, उससे भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अंडर वाटर गार्डन कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर तरह के कीट, मछलियाँ, छोटे जीव, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। शैवाल रहते हैं, प्रवाल रहते हैं। ठीक, इन्हीं गर्मी की वजह से अगर ये शैवाल मरने लगते हैं ना, तो फिर ये वाइट वाइट दिखने लगते हैं, हरे से। तो इसी को हम लोग, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रवाल विरंजन। ये क्वेश्चन कितनी ही बार पूछा गया है। ठीक है, प्रवाल विरंजन कारण क्या है, ताप का बढ़ना। ठीक है, अब देखिए क्यों ताप के बढ़ने से हो जाता है, क्योंकि जितने भी समुद्री जीव है ना, अब क्या होता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है अधिक, जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। अब इसके अधिक होने से क्या होता है कि जो जलीय जीव हैं या समुद्री जीव हैं, वो एक सम ताप में रहने के, समान ताप में रहने के आदी हो जाते हैं। इनका ताप परिसर छोटा होता है। जैसे टेम्परेचर अधिक से अधिक हुआ तो 18-20 हो गया, और कम से कम हुआ तो 10-15 हो गया। तो ये इतने में ही, इस पेरीफेरी में ही रहना चाहते हैं और उसी के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं। लेकिन अगर मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है, इससे टेम्परेचर अगर 25 डिग्री पहुंच गया तो क्या होता है, फिर इनके जीवन या अस्तित्व पे संकट खड़ा हो जाता है। ठीक, तो प्रवाल विरंजन उससे जुड़ी हुई एक घटना है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम लोग पठार पे देखेंगे। पठार यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसके बाद मरुस्थल देखेंगे। पठार और मरुस्थल दोनों अत्यधिक संख्या में हैं। ऑस्ट्रेलिया को इसीलिए प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि इसके पश्चिमी हिस्से में इतने सारे बड़े बड़े मरुस्थल हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पिछली बार पूछ लिया था, मरुस्थलों के विस्तार और उनके क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो हम लोग को देखना है पठार। तो दो पठार उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है, एक का नाम है बर्कली टेबल लैंड और एक का नाम है ऑर्नहेम लैंड। ये देखिए दोनों यहाँ पे विस्तृत हैं। ये है बर्कली टेबल लैंड और ये है ऑर्नहेम लैंड। ठीक है, ऑर्नहेम लैंड को देखें तो यहाँ से एक नदी गुजरती है, इसका नाम है डेली नदी। ठीक है, ये ध्यान देना है, और ये यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। उसी तरह बर्कली टेबल लैंड भी यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये जो ऑर्नहेम लैंड है ना, ये देखिए इसके एक तरफ जोसेफ बोनापार्ट खाड़ी है, उसके ऊपर अराफुरा सागर है, और उसके पूर्व में अगर कहें तो कारपेंट्रिया की खाड़ी है। और इसके अलावा ऑर्नहेम लैंड में आदिवासी आबादी का केंद्र है। मतलब ये यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जिसको एर्बोजोन्स भी कहते हैं। ठीक है, एर्बोजीन्स या एर्बोजोन्स जो आप लोग कहते हैं, इनका भी निवास यहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ना, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से प्रवासियों से बना हुआ है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों ही, क्योंकि यहाँ के मूल निवासियों को इन्होंने मार मार के ख़त्म कर दिया है, या फिर किसी एक ख़राब जगह केंद्रित कर दिया है। जैसे ये पठारी हिस्से में यहाँ पे केंद्रित है। ठीक है, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। अगर आप कभी डॉक्यूमेंट्रीज पे देखें कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी गायब हो गए वहाँ से, तो बड़ी ही खतरनाक स्टोरी है। ठीक है, तो ये दो पठार यहाँ पे हो गए। इसके बाद हम लोग चलें आगे, तो हम लोग को मिलता है किम्बरले का पठार। ठीक है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। किम्बरले का पठार अपने खनिज के लिए जाना जाता है। ठीक, अब यहाँ कौन से खनिज मिलते हैं, तो यहाँ पे एक खान है जिसका नाम है पिलबारा की खान, जो लॉयस के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा
इस क्षेत्र में तांबा उत्पादन तथा कोयला उत्पादन भी किया जाता है। तो किम्बरले पठार किस क्षेत्र में स्थित है, सबसे पहले ये जाने, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, एक पठार है जिससे खनिज मिलता है, खनिज से रिच है ये। ठीक है, यहाँ पे जो खान है उस खान का नाम है पिलबारा के खान। किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये लॉयस के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा तांबा और कोयला यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, अब पठारों के क्रम में नीचे चलें तो हम लोग को इधर पठार कोई नहीं मिलते हैं, और कोई पठार हम लोग को यहाँ नज़र नहीं आ रहा है पूरे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा अगर पर्वत और पठार देखने के लिए न्यूजीलैंड की तरफ चलें तो हम लोग को न्यूजीलैंड में एक पर्वत मिलता है जिसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। अभी आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में क्या देखा था, ब्लू आल्प्स देखा था, है ना। तो ये कितने ही सारे आल्प्स हैं जो कि जहाँ जहाँ ये ब्रिटेन वाले गए हैं ना, तो वहाँ वहाँ अपने लोगों का नाम और अपने पर्वतों का नाम फैला दिया है। देखिए, ब्लू आल्प्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और साउथ आल्प्स जो है ये कहाँ पे है, ये न्यूजीलैंड में। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वो ओशनिया की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी का नाम है माउंट कुक, और ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। जैसे ओशनिया महाद्वीप जो है, उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो लैंड है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की माउंट कोसियास्को हम लोगों ने देखा था वो है। ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है, दक्षिणी आल्प्स का हिस्सा है। इसके अलावा कोई पठार नहीं पाया जाता है, लेकिन उत्तरी द्वीप में कई सारे छोटे छोटे पर्वत पाए जाते हैं, जिसमें एक पर्वत का नाम है माउंट तारानाकी। ठीक है, माउंट तारानाकी देखिए यहाँ पे स्थित है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट तारानाकी उत्तरी द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कभी मिलान में क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक पर्वत है, इसका नाम है माउंट रुआपोहू। ठीक है, तो दो छोटे छोटे हम लोगों ने चोटियाँ देखी हैं यहाँ पे, एक का नाम है तारानाकी, तारानाकी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा क्या देखा, दूसरा देखा रुआपोहू। ये दोनों नोट डाउन करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि दो तरह के आल्प्स हैं, ब्लू आल्प्स ऑस्ट्रेलिया में है और साउथ आल्प्स जो है न्यूजीलैंड है। इसी की सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी को हम लोग कहते हैं माउंट कुक। माउंट कुक जो है ये पूरे ओशनिया की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग को मरुस्थल को देखना है, तो ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल के लिए जाना ही जाता है। अभी हमने बताया था कि ये इसको प्यासी भूमि का देश इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक मरुस्थल मिलता है। ठीक है, वो भी मरुस्थल जो है ना वो पश्चिमी हिस्से में ज़्यादा मिलता है। तो इनका क्रम पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका लोकेशन देखेंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख मरुस्थल हैं उनमें 6 मरुस्थल हम लोगों को यहाँ पे देखने हैं। पहला है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर है ग्रेट सैंडी, फिर तनामी, फिर सिम्सन, फिर गिब्सन, फिर लिटिल सैंडी। तो ये वाला मान लीजिए तो सैंडी का ही हिस्सा है, लेकिन ये 5 इनका लोकेशन इंपॉर्टेंट है और इनका क्रम भी इंपॉर्टेंट है। खासकर टॉप 3 आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, पहला है ग्रेट विक्टोरियन, फिर ग्रेट सैंडी, फिर तनामी। ठीक, अब चलते हैं तो दक्षिण से उत्तर ये छोटा होता चला जाता है, तो हम लोग इसको मैप में देखते हैं। ये है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ये कहाँ पे विस्तृत है, तो इसका कारण तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन प्रवाह को लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल का विस्तार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है और ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार है। ठीक है, लोकेशन प्रांत के साथ रखना इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन इनोवेटिव बनता है तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो लोग कहते हैं कि शिकायत करते हैं। ठीक है, अब इसके दक्षिण में जो है नल्लाबार का मैदान है, ये ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, इसके उत्तर पश्चिम में मसग्रेव रेंज है। ठीक है, और ठीक उत्तर में एक मरुस्थल है, इसका नाम है गिब्सन मरुस्थल। अब हम लोग मरुस्थलों का क्रम ध्यान देंगे क्योंकि क्रम पूछा जाना बहुत स्वाभाविक है। ठीक है, मरुस्थल एक क्रम में है, बड़े बड़े मरुस्थल हैं तो उनका क्रम क्यों ना पूछा जाए। ठीक है, तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल के बारे में हम लोग ने इतना जाना। ठीक है, आगे चलें अगर तो हम लोग को मिलता है गिब्सन मरुस्थल। अब देखिए, गिब्सन मरुस्थल लगभग तीनों पे विस्तार है इसका। ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये वाला हिस्सा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, फिर ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही ज़्यादा विस्तार इसका है। ठीक है, तो मेन विस्तार कहाँ है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जो लेक डिसअपॉइंटमेंट है ना, ये देखिए, ये लेक डिसअपॉइंटमेंट जो है और ये जो मकर रेखा है, ठीक, ये दोनों कहाँ से होके जा रही है, मकर रेखा गिब्सन मरुस्थल से होके जा रही है और लेक डिसअपॉइंटमेंट से होके जा रही है। और ये डिसअपॉइंटमेंट लेक जो है ना, वो गिब्सन मरुस्थल क्षेत्र में ही विस्तृत है। ये अत्यंत इंपॉर्टेंट चीज़ अपने आप में हो जाती है। ठीक है, गिब्सन मरुस्थल के बारे में 3-4 चीज़ें जानी। पहली, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार है, मकर रेखा इससे होकर जाती है।
इसके क्षेत्र में ही लेक डिसअपॉइंटमेंट स्थित है, जो मकर रेखा जिससे होकर गुजरती है, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। इसके ऊपर हम लोग चलें तो हम लोग को मिलता है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तो तनामी मरुस्थल देखा, जिसका विस्तार उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद हम लोग को देखना है सिम्पसन मरुस्थल। तो सिम्पसन मरुस्थल क्वींसलैंड और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया दोनों में इसका विस्तार है। ये मैकडॉनल्ड रेंज को लगभग घेरे हुए, देखिए मैकडॉनल्ड रेंज को लगभग घेरे हुए, और ये जो प्राकृतिक गैस वाला क्षेत्र है ना, ये इस मरुस्थल क्षेत्र में इसका विस्तार है, ठीक है। इसके अलावा ये लेक आयरे, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है तथा सबसे निम्नतम स्थान है, इसके उत्तर में स्थित है, तथा अनेक नदियां जो है ना वो लेक आयरे में आके गिर रही हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, तो कई सारी नदियां हैं, नदियों को जब पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल। इसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया की झीलें देखेंगे और नदियाँ देखेंगे, जो कि संख्या में कम है। इसी के साथ प्राकृतिक वाला मैप हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो झीलों को शुरू करते हैं लेक आयरे से। अब इसके बारे में हम लोग दो चीज़ें जानी गए हैं। पहली चीज़ है कि ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, तथा सबसे निम्नतम स्थान है, ठीक है। निम्नतम स्थान मतलब ये इससे गहरा कुछ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ठीक है। ऊंचा तो देख लिया था, माउंट कुक देखा था पूरे ओशनिया का, ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड में कोसियस को देखा था, तथा निम्नतम स्थान लेक आयरे है, ठीक है। इसकी लोकेशन देख लीजिए, यही सबसे बड़ी झील है, इसलिए इसका ध्यान एकदम रखिएगा। कौन कौन सी नदियाँ इससे जा रही हैं, अगर ध्यान रख पाएँ तो रखिए, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली नदी है मैकुम्बा है, फिर कूपर क्रीक है, डायमेंटीना है, जॉर्जिना है। ये चार नदियाँ आके इसमें गिर रही हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में आप लोगों ने देखा था कि लूनी नदी है, ठीक है, जो आके जो कच्छ है उसमें आके विलीन हो जाती है, उसी तरह से यहाँ पे कई सारे उदाहरण इसके मिलते हैं विश्व में। जब हम लोग एशिया पढ़ेंगे ना, तो एशिया में हम लोग पढ़ेंगे एक है अरल सी, ठीक है, वहाँ भी कई सारी नदियाँ आके उसमें समाप्त हो जाती हैं, दो प्रमुख नदियाँ आके उसमें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके आसपास ही कई सारी झीलें हैं। एक का नाम है लेक ब्लांच, लेक फ्रोम, लेक टेरेंस तथा लेक गार्डनर, जिसमें लेक गार्डनर का ध्यान रखिएगा इसकी लोकेशन की वजह से, ठीक है। नदियाँ भी देखते ही चलते हैं, क्योंकि नदियाँ हैं ही नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है उसको हम लोग कहते हैं मरी डार्लिंग नदी तंत्र। तो डार्लिंग इसमें ज़्यादा बड़ी नदी है, जो कहाँ से निकलती है, तो निकलती है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। किस प्रांत में इसका प्रवाह है, तो इसका प्रवाह दो प्रांतों में है। एक प्रांत का नाम है न्यू साउथ वेल्स, दूसरे प्रांत का नाम है विक्टोरिया, ठीक है। नीचे वाला ये विक्टोरिया, ये न्यू साउथ वेल्स, दोनों में इसका प्रवाह है, ठीक है। ये मरे डार्लिंग जो है, जिसमें मरे नदी जो है विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स की सीमा भी बनाती है, इन दो प्रांतों की सीमा बनाती है, तथा ये ब्लू आल्प्स वाले हिस्से से निकल के जाती है, ठीक। अब जो है ना, ये जाके गिरती कहाँ है, तो पहले ये देख लेते हैं। तो ये एनकाउंटर की खाड़ी में जाके गिरती है। इसके अलावा क्या ध्यान देना है, ये रेवनीना मृदा का निर्माण करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट अपने आप में। जो मरे डार्लिंग नदी तंत्र है रेवनीना मृदा का निर्माण करती है, जिसके मैदान को हम लोग विमेरा का मैदान कहते हैं। ये भेड़ और बकरी पालन के लिए जाना जाता है। इससे क्या होता है, ऊन का वृहद उत्पादन होता है। विश्व में का लगभग 1/3 भेड़ और बकरी यहीं पाए जाते हैं, तथा ऊन उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है। ये दो चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलें अगर, तो अगली झीलें और नदियाँ देखें, तो हम लोग को ऊपर एक नदी मिलती है जो ग्रेट आर्टिजन बेसिन से होकर जाती है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग मैदान देखते हुए चलते हैं। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है ना, वो कृत्रिम रूप से विकसित एक मैदान है, ठीक है, नलकूपों द्वारा विकसित है। किससे, नलकूपों द्वारा कृत्रिम रूप से विकसित मैदान है, ठीक। मतलब यहाँ पे आदमी ने प्रयास करके इस मैदान का निर्माण किया है, ठीक है। और ग्रेट आर्टिजन बेसिन के दक्षिण से एक नदी होकर जाती है, इस नदी का नाम है फिट्जरॉय नदी, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। इसके अलावा एक फ्लिंडर्स नदी है, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इसका प्रवाह है। जबकि फिट्जरॉय नदी जो है ना, वो कहाँ बहती है, तो ये क्वींसलैंड प्रांत में बहती है, ठीक। डेली नदी हम लोगों ने देखा था आर्नhem लैंड में बहती है। तो नदियाँ बस वही एक ही नदी तंत्र इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नदी तंत्र इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो हम लोग को कुछ झीलें इधर मिलती हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल के पश्चिम में एक झील मिलती है, इसका नाम है मैके झील, ठीक है। इसके अलावा लेक डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को पता है कहाँ स्थित है, गिब्सन मरुस्थल में स्थित है। मकर रेखा इससे होके जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इससे होके मकर रेखा जाती है, ये चीज़ नोट डाउन करिए। इसके अलावा दो छोटी छोटी झीलें, खाली नाम देख लीजिए, लेक कार्नेगी, लेक बार्ली, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, मतलब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक। फिर हम लोगों ने कई बार देख लिया नल्ला बार का मैदान, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के
किनारे पे स्थित है, तो लोकेशन ही इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसका विस्तार ज़्यादातर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है, थोड़ा सा विस्तार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी है। ठीक है, तो इन दो जगहों पे इसका विस्तार है, ये देख लीजिए। ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के दक्षिण में है, ये एक फैक्ट हो गया। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के सहारे स्थित है। ठीक है, इतनी चीज़ें इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये हो गया, हम लोगों ने देखा नदियाँ, झीलें, मैदान। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं क्या बचा हुआ है इसके बारे में। इसके अलावा एक मैदान है जो न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में, इसका नाम है कैंटरबरी का मैदान। ठीक है, ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, फिर से पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से मैदान हम लोगों ने देखा? हम लोगों ने देखा ग्रेट आर्टिजन बेसिन, जो हम लोगों ने देखा कि क्वींसलैंड में है। कहाँ पे है? क्वींसलैंड में। हम लोगों ने प्रांत को देखा है, एक बार प्रांत को देख लिया, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रांतों के सहारे हम बता पाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा नल्लाबार का मैदान। नल्लाबार का मैदान कहाँ पे है? तो ज़्यादातर दक्षिणी पे है, फिर थोड़ा सा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, हम लोगों ने देखा विमेरा का मैदान। विमेरा का मैदान कहाँ पे है? तो ये विक्टोरिया प्रांत में है, और ये मरे डार्लिंग नदी तंत्र से बना हुआ है, मरे डार्लिंग नदी तंत्र से बना हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कैंटरबरी। कैंटरबरी का मैदान ये कहाँ पे है? तो ये दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड में विस्तृत है। ठीक है, ये 4 मैदान हम लोगों ने देख लिए, कई सारे झीलें देखी, नदियाँ देखी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी एक झील है जिसको हम लोग को देखना है। इस झील का नाम है टाउपू झील, जो क्या है? उत्तरी द्वीप पे विस्तृत है। ठीक है, तो हम लोगों ने पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, खाड़ियाँ, सागर, ये सब सारी चीज़ें इससे देख लिए। लगभग ऑस्ट्रेलिया का प्राकृतिक मैप खत्म हो गया। अगर कुछ छूटा हुआ हिस्सा होगा तो राजनीतिक वाले में कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग की सीरीज, जो मैपिंग सीरीज चल रही है, आप लोग पूरा इसका एक एक वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लगभग सारा ही ख़त्म कर दिया, बस एशिया बचा हुआ है। ठीक है, सब दोनों अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ख़त्म कर दिया है। अफ्रीका पहला वीडियो हमारा था। ठीक है, इसके अलावा अभी लेटेस्ट यूरोप हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यूरोप का पॉलिटिकल और प्राकृतिक दोनों ही बहुत डिटेल पढ़ा हुआ है। पॉलिटिकल तो बहुत ही डिटेल है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जरूर देखिए अगर मिस कर दिया है तो। और इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया देखिए। प्राकृतिक देखेंगे तो पॉलिटिकल समझ में आएगा, तो यूरोप भी पहले प्राकृतिक देखिएगा, फिर ये समझ में आएगा। फिर चैनल अभी नया है तो आप लोग के शेयर करने की ज़रूरत है। यही आप लोगों का योगदान होगा कि आप लोग इसको शेयर करें, फिर पीसीएस के वीडियोस को और इस मैपिंग वीडियो को 2-4 लोगों को भेजें जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक। और हम लोग टेलीग्राम चैनल चलाते हैं फ्यूचर पीसीएस 01 के नाम से, आप लोग इसको सर्च करिए। लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में रहता है, चैनल पे रहता है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, यहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं आप लोगों को, क्विज मिल जाता है, डेली करंट अफेयर्स मिलता है। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।